हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कंटिन्यूइंग विद दिस सीरीज़ ऑफ आईडीटी, मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आपको चैप्टर टू ऑफ कस्टम्स एक्ट, जो कि एक सिंपली क्या है कि आपको मैं समरी बताऊँगी पूरे चैप्टर की। तो ये इसका चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है। चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट अपलोड होगा 1 और 2 डेज़ बाद, और उसमें आप ढंग से करिए। पहले अगर आपने ये इस वीडियो का इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ ज़्यादा नहीं आया है तो आप चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन सुनिए, और उसमें आपको पूरे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं इन डिटेल्स की क्या ये जर्नी है, क्या ये सीरीज़ मैंने लॉन्च किया, तो इसके लिए आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, बिकॉज एग्ज़ाम्स आर वेरी 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 नियर, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का टॉपिक है इस चैप्टर का नाम है जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स एक्ट। सो बेसिकली इसमें भी जनरल कुछ प्रोविजंस हैं। जैसे पहले फर्स्ट चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि कस्टम्स क्या है क्या नहीं है, तो वैसे ही क्या है, जनरल प्रोविजंस है। ओके, तो देखो सिंपल सी बात है, टैक्सेबल इवेंट क्या होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट में क्या होगा, जब वो कहाँ आएगा, वो ITW में आएगा। जब वो ITW में आएगा सामान, वो होगा आपका क्या होगा, वो आपका टैक्सेबल इवेंट होगा। तो यहाँ पे अच्छे से लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, टैक्सेबल इवेंट इन केस ऑफ इम्पोर्ट एंड इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इम्पोर्ट के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होगा, कहाँ पे तुम्हारा टैक्स लगेगा। तो देखो, कमेंसमेंट ऑफ इम्पोर्ट व्हेन दे क्रॉस द ITW, है ना, दिस इज इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब कि जैसे ही कमेंस हो गया, इम्पोर्ट कमेंस हो गया, मतलब जैसे ही वो ITW में आया, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में आया गुड, तो वो मतलब क्या हुआ, वो इम्पोर्ट कमेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट कब हुआ इम्पोर्ट, जब वो क्या हो गया, वो हो गया आपका व्हेन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ मास ऑफ गुड्स विद इन द कंट्री। मतलब जब वो हमारे कंट्री का पार्ट बन गया, वो गुड हमारी कंट्री का पार्ट बन गया, जब मतलब कि इम्पोर्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इम्पोर्ट कमेंस हुआ और इम्पोर्ट कंप्लीट हुआ, तो इसमें टैक्सेबल इवेंट कौन सा होगा। तो टैक्सेबल इवेंट वो होगा व्हेन गुड्स रीच द कस्टम बैरियर्स, जब वो गुड्स हैं वो रीच करेंगे कहाँ, कस्टम के बैरियर पे, और एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। अगर देखो, एंड ज़रूरी है पहला तो, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड वर्ड ज़रूरी है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। अगर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल हुआ, तब वो टैक्सेबल इवेंट नहीं होगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो रहा है, मतलब कि तभी तो वो डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है, और जब गुड डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा तभी उस पर टैक्स लगेगा। अगर हमने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल किया अभी तक, तो इसका मतलब वो डोमेस्टिक हाउस में नहीं जा रहा है मार्केट में, वो कहाँ जा रहा है, वो वेयर हाउसिंग में जा रहा है। तो इसका मतलब वो अभी कॉम्पीट ही नहीं करेगा दूसरे गुड्स से, इसका मतलब तब टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स कब लगेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी कब लगेगी, वो लगेगी जब आपके गुड्स कस्टम बैरियर्स पे आएंगे, कस्टम बैरियर्स पे रीच करेंगे, और आप फाइल करेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ओके फाइन। अब इन केस ऑफ एक्सपोर्ट आपको टैक्सेबल इवेंट क्या होगा। तो देखो, क्या एक्सपोर्ट कब शुरू होगा, ख़त्म कब होगा, ये हमें मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो ड्यूटी लगानी है वो इधर ही लग जाएगी। ख़त्म कब होगा, वो तो उधर होगा ना, जाके जहाँ भी वो गुड जा रहा है, तो उसके लिए हमें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि वो कमेंस कब होगा। तो कमेंस होगा जब शिपिंग बिल फाइल होगा, जब शिपिंग बिल फाइल होगा तब हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा, कमेंस होगा। जब शिपिंग बिल फाइल होगा तब हमारा क्या होगा, जब शिपिंग बिल फाइल होगा तब हमारा एक्सपोर्ट शुरू होगा। ओके, तो टैक्सेबल इवेंट क्या है, जब वो टेरिटोरियल वाटर्स को क्रॉस करेगा, जब वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा तब माना जाएगा कि आपका एक्सपोर्ट हो गया है, तो कमेंस तो वही हो गया है। बट टैक्स कब लगेगा, तो टैक्स लगेगा जब वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा, जब वो टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करेगा गुड, तब टैक्स लगेगा। तो टैक्सेबल इवेंट आना चाहिए, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, MCQ में आ सकता है, या फिर
अदरवाइज कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप ये वाले नोट्स मुझसे मांग लेना, तब कैसे भी करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में या फिर एमसीक्यूज़ में आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लेना है और रेट ऑफ ड्यूटी किस चीज़ की लेनी है। अच्छा, रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी में डिफरेंस क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज है, सपोज़ कि मैंने आज कोई चीज़ इम्पोर्ट की, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि आज तो $50 की है, आज तो $50 की है, और इंडिया में आज $1 70 का है। तो मैं आज से मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं उस दिन से मल्टीप्लाई करूँ जिस दिन मैं होम कंजम्पशन के लिए लेके जा रही हूँ। सपोज़ उस दिन $1 का है, तो मैं ड्यूटी किस पे दूँ? 50 × 70 पे दूँ या 50 × 72 पे दूँ, 50 × 70 पे दूँ या 50 × 72 पे दूँ। तो ये होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, कि एक्सचेंज का रेट आपको किस दिन का लेना है। ओके, अब ड्यूटी मैंने सपोज़ डिसाइड कर लिया फॉर एग्जांपल कि हाँ 70 पे दूंगी। अब रेट ऑफ ड्यूटी, सपोज़ जिस दिन मैंने इंपोर्ट किया उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी है 10%, तो 50 × 70 × 10% ड्यूटी दूँ, या फिर जिस दिन होम कंजम्पशन के लिए किया सपोज़ उस दिन 20% ड्यूटी है, तो 50 × 70 × 20% दूँ। 70, यहाँ पे भी मैंने 70 बोला है क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि रेट ऑफ एक्सचेंज हम 70 लेंगे, तो 50 × 70 × 20% दूँ। कितनी दूँ ड्यूटी, कौन से दिन की लूँ ड्यूटी, या कौन से दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज लूँ, वो बताएगा ये आपको चार्ट। और ये चार्ट आपको बच्चों अच्छे से याद करना है। फ्रेंड्स, आपको ये चार्ट याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ ये चार्ट। अब देखो, पहला मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है ना, वो आपको बहुत सारे दिए होंगे। CBIC का दिया होगा, या फिर लोकल दिया होगा, या फिर कुछ किसी का भी दिया हो यार, सेबी का दिया होगा, किसी का भी दिया हो। आपको कौन सा लेना है? आपको लेना है CBIC का। कौन सा? CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC का लेना है। देखो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? CBIC वाला। क्या लिखा है? CBIC वाला। क्या लिखा है? CBIC वाला। तो आपको रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेना है? CBIC वाला लेना है। इसके भी MCQs आते हैं, आप देखोगे अगर क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा। ओके, अब देखो, पहला हम इंपोर्ट देखते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट देखेंगे, ठीक है? ओके, तो पहले अगर इंपोर्ट देखें सिर्फ, तो देखो इंपोर्ट में ना रेलेवेंट रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगा, है ना? रेलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी, मतलब कि जो 10% 20% बताया ना, वो कौन सी डेट की ड्यूटी लेंगे, कौन से डेट की ड्यूटी लेंगे और कौन से डेट की टैरिफ वैल्यू लेंगे। इवन टैरिफ वैल्यू भी डिफर करती है, तो कौन से डेट की टैरिफ वैल्यू लेंगे और कौन से डेट की ड्यूटी लेंगे, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो इंपोर्ट के केस में, इसको तो आप रट लो भाई, रट लो। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज लेटर, ठीक है? इतना समझ आया? जितना मैंने बोला उतना, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना आपको। देखो, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल, जब आया सामान या फिर जब आपने बिल ऑफ एंट्री फिल की फॉर होम कंजम्पशन, जो भी आपने बाद में किया। सपोज़ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन का जो था वो डेट थी आपकी 1 अक्टूबर और उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी थी 10%, ठीक है? पर जो डेट ऑफ अराइवल है, जब आया वो आया 7 तारीख को, 7 अक्टूबर को आया और उस दिन थी 15%। तो अब कौन सा लोगे? विच एवर इज़ लेटर, मतलब 7 तारीख, मतलब कि 15% लोगे। ईजी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, आप बोलोगे यहाँ तो डेट ऑफ अराइवल और एंट्री इन वर्ड लिखा है, विच एवर इज मतलब ऐसे लिखा है। तो देखो, अगर व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट से सामान आ रहा है तो डेट ऑफ अराइवल देखनी है, अगर वेसल से आ रहा है तो एंट्री इन वर्ड देखनी है। मतलब ये सब डिफरेंस ऑफ नेम्स हैं। जैसे सपोज करो कि क्या बोलूँ, जैसे कि एक सेम एप्पल है ना, एक तो खुले एप्पल मिल रहे हैं आपको, एक पैकिंग में मिल रहे हैं। मतलब ऐसा, मतलब ये अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल नहीं है, मतलब आप तो CA फाइनल के स्टूडेंट्स हो, आपको ऐसे में क्यों ही समझा रही हो, ठीक है, लेट इट बी। तो अगर आपका सामान व्हीकल या फिर एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो आपको
डेट ऑफ अराइवल होता है उसमें टर्म, और अगर वेसल से आ रहा है तो एंट्री इनवर्ड होता है, एंट्री इनवर्ड होता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल विच एवर इज लेटर, या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, जो भी लेटर होगा उस दिन का आप रेट ऑफ ड्यूटी ले लोगे और टैरिफ वैल्यू ले लोगे, रेट ऑफ ड्यूटी ले लोगे और टैरिफ वैल्यू ले लोगे। अब देखो, अगर ये कह रहा है कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल ही नहीं की, इन्होंने क्या फाइल किया, वेयर हाउस, वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं गुड, अब क्या होगा, अब रेट ऑफ ड्यूटी कब की होगी। तो देखो वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं, मैंने बताया था वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं, उस दिन का कोई मैटर नहीं करेगा। पर जब वेयर हाउस से बाहर निकालोगे, जब वेयर हाउस से बाहर निकालोगे गुड्स को, तो कहाँ लेके जाओगे, तब तो घर लेके जाओगे ना। तो जब वेयर हाउस से बाहर निकालते हैं ना गुड्स को, उसको बोलते हैं हम एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। तो जब हम बाहर निकालते हैं वेयर हाउस से गुड्स को, तब हम एक्स बॉन्ड फाइल करते हैं, और जब हम वेयर हाउस में डालते हैं गुड्स को, तब हम इन बॉन्ड फाइल करते हैं, ठीक है। तो जब हमने एक्स बॉन्ड करा ना, इसका मतलब कि वो बाहर जा रहा है, वो इट इज़ इक्वलेंट टू बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। एक्स बॉन्ड वैसे ही हो गया ना, सिमिलर हो गया ना बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन के लिए। तो अगर आप गुड्स क्लियर करवा रहे हो फ्रॉम वेयर हाउस, पहले आपने कभी वेयर हाउस में डाल दिए थे, अब आप वेयर हाउस से क्लियर करवा रहे हो, तो जिस दिन आपने प्रेजेंट की एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू ली जाएगी, दैट्स इट, ओके। और रेट ऑफ एक्सचेंज कब का लिया जाएगा, ये तो सबको पता है कि CBIC वाला, कौन सा, CBIC वाला ही लेंगे रेट ऑफ एक्सचेंज, बट कौन सा, किस दिन का, तो इसमें क्या है, तो कौन सा दिन लेंगे, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री, पहली बिल ऑफ एंट्री जो आपने फाइल की ना, उस दिन का एक्सचेंज रेट ले लेंगे, चाहे वो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल की हो या फिर बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल की हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की सपोज 2 अप्रैल को, ठीक है, फॉर होम कंजम्पशन, और आपने वेयर हाउसिंग के लिए फाइल की 3 मई को बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, तो अब कौन सी लोगे आप, अप्रैल वाली दैट इज उस दिन का एक्सचेंज रेट लोगे, उस दिन का एक्सचेंज रेट लोगे, दैट्स इट, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट 3 और 4th पॉइंट है वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो क्योंकि दूसरे चैप्टर का है, बट मैंने वो यहाँ पे डाला है सो दैट हमारा टेबल एक प्रॉपर टेबल बन सके, ये दूसरे चैप्टर का है। ये 3rd पॉइंट है वो ड्यूटी ड्रॉबैक का है, और 4th पॉइंट है बैगेज का, जो कि मैं बाद में इसके बाद पढ़ाऊँगी, ओके। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू कब की लेंगे, जब हम लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर फाइल करेंगे, जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू ली जाएगी। और रेट ऑफ एक्सचेंज CBIC वाला कब का लेंगे, वो लेंगे हम या तो फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल का ले लो या फिर बिल ऑफ एक्सपोर्ट का ले लो। मतलब कि वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में उसको शिपिंग बिल बोला जाता है, और व्हीकल के केस में उसको बिल ऑफ एक्सपोर्ट बोला जाता है। जो जिस भी उससे जा रहा है आपका गुड्स, उस वाले दिन का ले लो। तो एक्सपोर्ट तो बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पे और लिखा है, यहाँ पे विच एवर इज़ लेटर अर्लियर, ये कुछ नहीं है, ध्यान से देखोगे तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, इसमें लेटर अर्लियर कुछ नहीं है। लेटर अर्लियर सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पे लेटर है, आपका इंपोर्ट के केस में लेटर है, और यहाँ तो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री है, मतलब अर्लियर। फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री कौन सा होगा, जो भी पहले होगा वो फर्स्ट होगा ना, तो बिल ऑफ एंट्री अर्लियर है इधर, ठीक है। अब अगर मैं देखो ड्यूटी ड्रॉबैक, अब देखो ड्यूटी ड्रॉबैक में ना एक्सपोर्ट ही होता है दोनों साइड से। तो देखो मैंने ना डेंजर का साइन बनाया, डेंजर का साइन क्यों बनाया, क्योंकि ये वैसे तो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए याद करने के लिए इसको इंपोर्ट में लिखवा दिया, बट है ही एक्सपोर्ट ही, तो ये इंपोर्ट का नहीं है, ये बॉक्स भी एक्सपोर्ट का है। और देखो ये है नॉर्मल एक्सपोर्ट का, ये है एक्सपोर्ट बाय पोस्ट का, ठीक है, ये है नॉर्मल एक्सपोर्ट का, ये है एक्सपोर्ट बाय पोस्ट का, ये है नॉर्मल एक्सपोर्ट का, ये है एक्सपोर्ट बाय पोस्ट का, ठीक है। मतलब तो नॉर्मल एक्सपोर्ट हो रहा है, ये फिर पोस्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है, पोस्ट से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं पढ़ा के रही हूँ, पहले वो सुनो, मैं पढ़ा रही हूँ रेलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, रेलेवेंट डेट फॉर रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना हमें ड्यूटी वापस मिलती है, हमें कभी कभी जो ड्यूटी होता है, जो टैक्स होता है वो वापस मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक होती है, ठीक है। तो बट वो किस रेट से मिलेगी, वो ड्यूटी किस रेट से मिलेगी,
वो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट है, अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट है तो द डेट ऑन विच PO मतलब प्रॉपर ऑफिसर मेक्स परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन, मीन्स जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला दिन, जिस दिन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा उस दिन आपको नॉर्मल एक्सपोर्ट में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाले दिन का क्या लेना है? रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है। इतनी सी बात याद हो गई। क्या हो गई कि रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कब का लेना है? नॉर्मल एक्सपोर्ट है तो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाले दिन का लेना है। और अगर एक्सपोर्ट बाय पोस्ट है तो द डेट ऑन विच एक्सपोर्टर डिलीवर सच गुड्स टू पोस्टल अथॉरिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट, जिस दिन आपने पोस्टल अथॉरिटीज़ को अपना सामान दे दिया, पोस्टल अथॉरिटीज़ को, किसी और को नहीं, पोस्टल अथॉरिटीज़ को जिस दिन आपने सामान दे दिया कि भाई ये बाय पोस्ट आप दे दो, उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लेंगे। ओके। अब है बैगेज। तो बैगेज में क्या होता है? बैगेज मतलब कि जैसे आप बाहर गए, आप आउट ऑफ इंडिया गए, आपका जो आपका पर्सनल सामान है वो आप ला रहे हैं, उसको कहते हैं बैगेज। तो वो सिर्फ इम्पोर्ट ही हो गया ना, वो एक तरीके से आप ला रहे हैं। तो एक्सपोर्ट में तो कुछ डब्बा बना नहीं हुआ, सिर्फ इम्पोर्ट देखते हैं। तो इम्पोर्ट में मतलब इम्पोर्ट का मतलब वही हो गया। तो रेट एंड टैरिफ वैल्यू क्या लेंगे बैगेज की? जिस दिन वो प्रेजेंट हुआ फॉर रिमूवल, ऑन डेट व्हेन बैगेज इज प्रेजेंटेड फॉर रिमूवल, तो दोबारा से हम रिपीट करेंगे। पहला था इम्पोर्ट, दूसरा था एक्सपोर्ट। दिस चार्ट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, या फिर आप राइट इट डाउन भी, नोट डाउन कर सकते हैं इसको। तो देखो इसमें क्या था कि रेट ऑफ ड्यूटी और टैरिफ वैल्यू कब कर लेंगे वो बता दिया मैंने इम्पोर्ट के केस में, और रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू एक्सपोर्ट के केस में कौन सा लेंगे? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाले लेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है रेट ऑफ एक्सचेंज कौन सा लेंगे, थर्ड है रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कौन सा लेंगे। अब ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्या हुआ, सपोज़ करो कि आपने गुड्स इम्पोर्ट किए, तो आपने सपोज़ 100 रुपये का इम्पोर्ट किया। अब आप ले गए होम कंजम्पशन के लिए, उसको घर ले गए, तो आपने रेट ऑफ ड्यूटी पे की होगी। कब की पे की होगी बताओ? इम्पोर्ट किया आप, होम कंजम्पशन के लिए ले गए, तो कब की पे की होगी? फर्स्ट वाले बॉक्स में से देख के बताओ। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और डेट ऑफ अराइवल ऑब्लिक ये एंट्री इनवर्ड विच एवर इज़ लेटर वाली आपने पे करी होगी। सपोज़ आपने 50 रुपये की ड्यूटी पे कर दी, तो आपका 150 का प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। बट अब देखो, आप ले गए, आपके प्रोडक्ट पे ड्यूटी लग गई, बट अब उन गुड्स को आप एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऊपर वाली ड्यूटी क्या लगनी चाहिए बताओ? अगर सपोज़ करो आपने उन्हीं गुड्स को आपने इम्पोर्ट किया, आप होम कंजम्पशन के लिए घर ले गए, डोमेस्टिक मार्केट में आपने बट दिया नहीं ना, आपने डोमेस्टिक वालों को दिया ही नहीं, आपने उसको वापस एक्सपोर्ट कर दिया, तो मतलब कि वो 50 रुपये तो गलत लगे आपके। क्यों? क्योंकि 50 रुपये तो तब लगेंगे अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में लेके जाएंगे उस गुड्स को, है ना। तो क्या हुआ? तो नहीं लगनी चाहिए ना वो ड्यूटी। क्यों? क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी लगती अगर वो गुड्स कंपीट करते, कस्टम ड्यूटी लगती अगर वो गुड्स कंपीट करते इन डोमेस्टिक मार्केट, बट क्योंकि वो गुड्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? तो गवर्नमेंट ने बोला कि लो कस्टम ड्यूटी वापस ले लो। तो उस वापस लेने को ही कहते हैं हम ड्यूटी ड्रॉबैक। तो इसने बोला कि रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा। अब आपने बोला कि मैंने तो तब 20% दिया था, गवर्नमेंट ने बोला नहीं तो 15% दिया था, तो इन्होंने क्या किया, एक डेट डिसाइड कर ली कि रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा। तो अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट है तो फिर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर वाला ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे लगा था रेट ऑफ ड्यूटी वैसे हट जाएगी। और एक हुआ अगर पोस्ट से हुआ आपका एक्सपोर्ट, तो आपका जब आपने अपना गुड हैंड ओवर किया वापस देने के लिए, वापस री एक्सपोर्ट करने के लिए किसको? पोस्टल अथॉरिटीज़ को, तो उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक हम ले लेंगे। ओके, दैट्स ओके, फाइन, कूल। नेक्स्ट देखो, ये मैं ना पूरे प्रोविजंस एक्चुअली तो मैंने पूरा ही पढ़ाया है अभी तक तो, बट कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पढ़नी है, और स्पेशली रिवीजन के टाइम पे। ओके, सो मैं जो मेन क्रक्स है ना आपके चैप्टर्स का वो मैं लेके आई हूँ, तो वही हमें पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, एक केस लॉ है, वो क्या बोलता है, सिर्फ इतनी सी एक लाइन याद रखनी है बस इस केस लॉ की। ये केस लॉ है SR स्टील लिमिटेड वर्सेस UOI, यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि देखो, अगर गुड्स क्लियर होते हैं ना डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से SEZ को,
मतलब अगर डोमेस्टिक एरिया से SEZ को होते हैं ना तो वहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती, उसको एक्सपोर्ट नहीं बोलेंगे। मतलब कि DTA से SEZ गुड्स ले जाने को एक्सपोर्ट तो मानेंगे क्योंकि उस पर फिर ड्यूटी नहीं लगेगी ना। मतलब कि सस्ता, सपोज करो हमारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है दिल्ली, ठीक है, अब वहाँ से हम किसी SEZ को गुड्स दे रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे मैंने 100 रुपये थे तो मैंने उनको क्या किया, 100 का 100 में ही बेचा, वहाँ पे ड्यूटी नहीं लगी है ना, वहाँ पे तो ड्यूटी नहीं लगी। बट क्या होता है ना, SEZ को कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, इसलिए इस जो DTA से SEZ पे जाता है ना उसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं, सो दैट उनको सारे इंसेंटिव्स मिल जाएं एक्सपोर्ट वाले। बट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती क्योंकि जो मेन मोटिव है वो है कि आपको गुड्स सस्ते बनाने हैं, गुड्स सस्ते SEZ को भेजने हैं, समझे। तो देखो, नो एक्सपोर्ट ड्यूटी लेवेबल ऑन गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम DTA टू SEZ। बट जो इसका मतलब क्या है कि DTA से SEZ गुड्स ले जाने को एक्सपोर्ट तो मानेंगे, एक्सपोर्ट तो मानेंगे तभी तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिलेंगे, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, बट एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। ओके फाइन, कूल, थैंक यू। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 17 जो कि है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी। क्या ड्यूटी की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, आप ड्यूटी की कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। ओके तो देखो, हम बोल सकते हैं असेसमेंट ऑफ ड्यूटी और इसको हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी ऑल्सो। ओके अब देखो, एन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, ठीक है, पहले क्या होता है ना, हम गुड्स या तो इम्पोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो या तो आप इम्पोर्टर हो या आप एक्सपोर्टर हो, इंडिया वाले है ना, तो वो क्या करेंगे, वो सेल्फ असेस करेंगे, ठीक है, वो खुद से निकालेंगे कितनी उन पे ड्यूटी लगती है, ठीक है। ओके फिर क्या होगा, फिर जो PO होगा ना, प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, वो वेरीफाई करेगा उस सेल्फ असेसमेंट को, ठीक है। अब वो वेरीफाई कैसे करेगा, वो हर, जैसे हम ऑडिट करते हैं तो हम सैम्पलिंग बेसिस पे करते हैं, हम रिस्क के बेसिस पे करते हैं कि इस कंपनी में ज़्यादा रिस्क है तो इसकी ऑडिट हम ढंग से करेंगे, ऐसा करेंगे, या फिर हम सैम्पलिंग बेसिस पे देखते हैं। तो वैसे ही ये जो PO है ना, ये कैसे सिलेक्शन करता है केसेस का, ये सिलेक्ट करता है केसेस को ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन थ्रू एप्रोप्रिएट सिलेक्शन क्राइटेरिया। कोई एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे ये रिस्क इवैल्यूएट करता है और उसके बेसिस पे सिलेक्ट करता है कि हम कौन कौन से केसेस को वेरीफाई करेंगे। ओके अब अगर आपने बोला कि हमारा तो 1000 रुपये ड्यूटी बनता है, बट PO तो सेटिस्फाइड ही नहीं है, PO कहता है 1000 तो तेरा बनता ही नहीं है भाई, तेरा 3000 रुपये बनता है ड्यूटी का। तो क्या होगा, अगर PO सेटिस्फाइड नहीं है तो वो रीअसेस करेगा और पास करेगा एक स्पीकिंग ऑर्डर ऑन द रीअसेसमेंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल, ठीक है। मतलब कि वो 15 दिनों में एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगा कि, अब स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्पीकिंग ऑर्डर मतलब होता है कि उसमें लिखा होगा रीज़न, एन ऑर्डर विद द रीज़न, जिसमें रीज़न लिखा होता है कि तुम 1000 बोल रहे हो, मैं 3000 बोल रहा हूँ, तो 2000 क्यों एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, वो रीज़न लिखा होगा। तो क्या करेगा, विद इन 15 दिन में स्पीकिंग ऑर्डर देगा, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें चार्ट में देखो, ये मैंने लिखा है खुद से, देखो अगर PO सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्या करेगा, वो रीअसेस करेगा, ही विल रीअसेस, ठीक है। अब देखो, रीअसेस करी जो ड्यूटी अमाउंट, वो अगर आपने एक्सेप्ट कर ली इम्पोर्टर तो ठीक है, तो दे दो, 3000 दे दो। बट अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की, मतलब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को विश्वास है कि 2000 तो झूठे ही मांग रहा है, मेरी ड्यूटी तो 1000 ही बनती है, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की तो अब क्या करोगे, तो PO तो पास कर देगा स्पीकिंग ऑर्डर विद इन 15 दिन, है ना, विद इन 15 दिन में वो ऑर्डर पास कर देगा। जैसे वो रीअसेसमेंट करेगा उसके 15 दिन में वो ऑर्डर पास कर देगा। तो आप क्या करोगे, तो या तो आप रीअसेसमेंट एक्सेप्ट कर लो, 2 ही रीज़न है आपके पास, 2 ही ऑप्शन हैं, एक तो आप रीअसेसमेंट एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप क्या कर दो, अपील कर दो, या फिर आप क्या कर दो, अपील कर दो, या फिर आप क्या कर दो, अपील कर दो, या फिर आप क्या कर दो, अपील कर दो। ओके नेक्स्ट, अब एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोविजनल असेसमेंट का। अब हमने बोला कि हम सेल्फ असेस करेंगे, देखो हमने यहाँ क्या बोला, हमने बोला हम सेल्फ असेस करेंगे, फिर PO क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। आप क्या गुड्स वहाँ पे पड़े रहेंगे आपके,
है ना, वहीं पे पड़े रहेंगे कि आपके गुड्स। बताओ क्या कस्टम एरिया जो है वहाँ पे आप तो बैठ जाओगे धरने पर कि भाई हमारे गुड्स छोड़ो, हमारे गुड्स छोड़ो, मोदी जी हमारे गुड्स छोड़ो। ऐसे नहीं होता। तो क्योंकि वो भी इंसान है, उसको भी टाइम लगेगा वेरीफाई करने में। मशीन्स तो है नहीं कि फटाफट से हो गया यार, उसको भी टाइम लगेगा ना। और इतने केसेस हैं तो वो जल्दी जल्दी कैसे करेगा। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रोविजनल असेसमेंट का, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें दो केसेस आते हैं, एक आता है केस 1, एक आता है केस 2। मैंने अच्छे से विद एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं लिख कर, ओके, विद एग्जाम्पल लिख कर दिया है। फटाक से ध्यान से देखिए, एक मिनट में तो नहीं, अगले 10 मिनट्स आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है ऑन दिस टॉपिक, सेक्शन 18 प्रोविजनल असेसमेंट। ओके, अब देखो क्या होता है प्रोविजनल असेसमेंट, क्या होता है बताओ क्या होता है। वो ये होता है कि अभी हमने प्रोविजनल असेसमेंट कर दी, मतलब ये फाइनल असेसमेंट नहीं है। पीओ बोल रहा है भाई सुन, ये फाइनल असेसमेंट नहीं है, फाइनल असेसमेंट करूँगा जब करूँगा। अभी ये है लेना तो ले, नहीं तो गुड्स फिर यहीं छोड़ दे तू, और ऊपर से पैसे और लेगा वो उससे कि तेरे गुड्स को रखेगा कौन, है ना, सीधी सी बात है। तो क्या होता है, अब 4 पॉइंट्स हैं जो अगर क्वेश्चन मतलब एग्जाम में ये भी आ सकते हैं कि प्रोविजनल असेसमेंट कब कब हो सकती है। देखो मैंने हिंदी में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि कब कब प्रोविजनल असेसमेंट हो सकती है, बताओ। तो अब क्या बताओगे, तो अब बताओगे जब आप सेल्फ असेस नहीं कर पा रहे हो, या तो आप सेल्फ असेस नहीं कर पा रहे हो, आपने बोला पीओ आप ही कर दो, तो उसने बोला ठीक है मैं अभी प्रोविजनल देता हूँ, बाद में फाइनल दूंगा, है ना, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने सेल्फ असेस तो कर दी, बट वो जो सामान है ना उस पर किसी केमिकल टेस्ट कराना है या अदर टेस्ट कराना है तो टाइम लगेगा, तो उसने बोला अभी प्रोविजनल देता हूँ बाद में फाइनल दूंगा, ठीक है। या फिर वेयर द इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हैज़ प्रोड्यूस और नॉट प्रोड्यूस द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, या तो उसने प्रोड्यूस किए या उसने प्रोड्यूस नहीं किए, ठीक है। बट पीओ ने बोला नहीं मैं तो उस पर फर्दर इंक्वायरी करूँगा, मेरे को टाइम लगेगा, तो अभी प्रोविजनल करा लो बाद में फाइनल करा लेना। या फिर उन्होंने क्या किया, प्रोड्यूस ही नहीं किए, या फिर फर्निश मतलब इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं, और पीओ को लगा नहीं तूने दी नहीं इन्फॉर्मेशन तो पक्का तेरी फाइनल असेसमेंट कराऊंगा, अभी तो प्रोविजनल असेसमेंट करा ले। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं आपको याद करने हैं और ऐसे ही एग्जाम में लिखने हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, द इम्पोर्टर शैल पे प्रोविजनल ड्यूटी। अब उसने प्रोविजनल असेसमेंट कर दी, उसने बोला यार तू 1000 बोल रहा है ना, मेरे हिसाब से 1200 रुपये हैं अभी फ़िलहाल, तू ऐसा कर प्रोविजनल असेसमेंट के 1200 रुपये दे मुझे, ठीक है, और बॉन्ड एग्जीक्यूट कर कि भाई अगर तेरी ड्यूटी ज़्यादा बनेगी तो तू वो पैसे भी देगा। सपोज़ अगर तेरी ड्यूटी 2000 बनी तो तू 800 रुपये भी देगा, ठीक है। तो एक बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है कि द इम्पोर्टर शैल पे प्रोविजनल ड्यूटी, द इम्पोर्टर शैल पे प्रोविजनल ड्यूटी एज डिटरमाइंड बाय द कस्टम ऑफिसर्स एंड एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ ड्यूटी ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ असेसमेंट। जब वो फाइनल करके देगा असेसमेंट, उसके बाद जितना भी तेरा डिफरेंस आ रहा होगा भाई तू पे कर दियो, ठीक है। नाउ जब भी फाइनलाइजेशन होती है असेसमेंट की, या फिर अगर आपने नहीं माना तो रीअसेसमेंट की, अगर ड्यूटी डिटरमाइन इज़ हायर देन द ड्यूटी इज़ ऑलरेडी पेड। सपोज़ आपने ड्यूटी पे की 2% और जो डिटरमाइंड है वो है 5%, देन इम्पोर्टर को पे करना पड़ेगा वो ड्यूटी को विद द इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से। कितना? इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है रेफर केस 1, ठीक है, तो हम केस 1 पे चलते हैं पहले। अब देखो प्रोविजनल असेसमेंट की डेट क्या थी, 14/2, ठीक है, मतलब 14 Feb। उसकी कस्टम ड्यूटी थी 1000 रुपये। फाइनल असेसमेंट की डेट थी 28/6 और उसकी थी 1200 रुपये। तो मतलब 200 रुपये देना पड़ेगा, विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 200 रुपये पे 15% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 200 इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को 200 15% इनटू, अब डेज कहाँ से काउंट होंगे, तो देखो डेज जो काउंट होंगे ना, इस क्वेश्चन में यही स्पेशल है इस केस में कि जो डेज काउंट होंगे ना वो कहाँ से काउंट होंगे, प्रोविजनल असेसमेंट के फर्स्ट डे से काउंट होंगे। प्रोविजनल असेसमेंट चाहे तो 14 फरवरी के है, बट हम 1 फरवरी से काउंट करेंगे टिल जब तक आपने पेमेंट की।
पेमेंट कब की? 15/7 को पेमेंट की। तो 1 फरवरी से 15 जुलाई तक की सारे डेज का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यही इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वो है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है जिससे आपको क्वेश्चन के साथ ही याद हो जाए। क्या? प्रोविजनल असेसमेंट का डे 1 से डेट ऑफ पेमेंट तक की सारा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको 13.56 रुपीज़ आएगा, मतलब ये इंटरेस्ट है। और ड्यूटी कितना पे करना है? 200 रुपये, तो मतलब 213.56 रुपीज़ आपको पे करने हैं। ठीक है, ध्यान से देख लेना, दिख रहा होगा आपको, कहीं लिख लो, नोट डाउन कर लो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुई उसके स्टार्टिंग से, कभी एक्चुअली क्या होता है एग्ज़ाम में ना, फाइनल असेसमेंट वाला डे ले लिया जाता है कि इस दिन से ही तो मांगा है, तो हम 28/6 ना लेकर 1-2 ही लें, 1 फरवरी ही लें, 28 जून ना ले लें, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट केस 1 हो गया। इसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट शैल बी पेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे, ये तो मैंने बता दिया आपको, है ना। अब देखो, अगर आपके गुड्स ना आप घर नहीं लेके गए, आपने ना वेयर हाउसिंग में रखवा दिए, अब वेयर हाउसिंग में रखवा दिए, इसका मतलब ड्यूटी तो दी नहीं, 1000 रुपये भी तुमने पे नहीं किए, तो अब क्या होगा ना, आपको बॉन्ड एग्जीक्यूट कराएंगे थ्राइज ऑफ द अमाउंट, थ्राइज ऑफ द बॉन्ड फॉर थ्राइज द अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, अब जितना भी डिफरेंस आ रहा होगा उसके 3 गुना का बॉन्ड करवाएंगे। क्यों 3 गुना का क्यों करवाएंगे? क्योंकि यार उसमें मेन ड्यूटी भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा, सब आएगा। वेयर हाउसिंग में आप मतलब अपने वेयर हाउस में रख के चले गए, आप आए नहीं वापस लेने, है ना, तो उसके लिए आपको थ्राइज द अमाउंट ऑफ बॉन्ड करना होता है एग्जीक्यूट। ओके, अब देखो लास्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि एंड इफ़ ड्यूटी पेड इज़ हायर देन द अमाउंट, मतलब सपोज़ करो कि आपने 1000 रुपये पे कर दिए, बट जो फाइनल असेसमेंट हुई ना उसमें कस्टम ऑफिसर ने बोला कि नहीं आपके तो 700 रुपये बनते हैं, आप ना 300 रुपये ले लो। आपने बोला भाई सुन, जब मेरे 1200 रुपये बन रहे थे, मैंने तुझे 1000 रुपये दिए थे, तो 200 रुपये तो तू बड़ा 15% इंटरेस्ट लेने आया था, अब जब तू 300 रुपये मुझे दे रहा है तो तू उस पर भी दे इंटरेस्ट, तू तो बड़ा चालाक है। तो इसमें लिखा है कि वो 6% देगा, 15% नहीं देगा, वो 6% देगा। पर कब देगा? वो तब देगा अगर उसने 3 महीने में, जिस दिन उसने फाइनल असेसमेंट की ना, जिसने उसने बताया ना कि यार तुम्हारे 1000 नहीं, तुम्हारे तो 700 ही बनते थे, उस दिन से अगर उसने 3 महीने में पे नहीं किया तुम्हारा पैसा, तो अगले 3 महीने के अगले ही दिन से उसको 6% पे करना पड़ेगा तुमको, 6% पे करना पड़ेगा तुमको। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो इसके लिए हम देखेंगे, देखो लिखा है रेफर केस 2, तो हम केस 2 देखते हैं फटाक से। देखो केस 2 में क्या है, अब इसमें ना क्वेश्चन में क्या होता है ना, मोस्टली रिफ़ंड कब एप्लीकेशन दी आपने, क्योंकि रिफ़ंड मिलेगा आपको 300 रुपये का, तो वो रेलेवेंट नहीं होता। तो ये बात लिख लो, याद कर लो कि रिफ़ंड डेट रेलेवेंट नहीं होती। सिंपली क्या होगा, देखो प्रोविजनल असेसमेंट थी आपकी 14/2 की, और फाइनल असेसमेंट थी आपकी 31/8 की। तो 31/8 से आपको 3 महीने में इनके पैसे लौटाने हैं। इसका मतलब क्या, देखो रिफ़ंड के लिए कब अप्लाई करना पड़ता है? विदिन 1 ईयर अप्लाई करना पड़ता है रिफ़ंड के लिए, अगर आपको रिफ़ंड चाहिए तो। बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बट मैंने लिखा हुआ है क्योंकि वो आगे प्रोविजंस आते हैं उसके। अब देखो पहले ग्रीन वाली लाइंस पढ़ो, नीचे वाली लिखा है अगर गवर्नमेंट ने विदिन 3 मंथ्स रिफ़ंड नहीं दिया तभी मिलेगा इंटरेस्ट, अदरवाइज़ नो इंटरेस्ट। वो भी बस 3 मंथ्स के बाद वाले पीरियड के लिए मिलेगा, 3 मंथ्स के लिए नहीं मिलेगा, मतलब 3 मंथ के बाद वाले पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। और 3 मंथ्स कहाँ से काउंट होंगे? फाइनल असेसमेंट से काउंट होंगे। तो देखो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन देखो, फाइनल असेसमेंट कब की थी? फाइनल असेसमेंट थी 31/8 की, ठीक है। तो हमने इंटरेस्ट काउंट किया 31/8 प्लस 3 मंथ्स, देखो तो 31/11, मतलब 31/11 तक हमें मिल जाना चाहिए था पैसा, ठीक है। 31/11 तक हमें, मतलब 31/11 तो होता ही नहीं है, 30/11 होता है ना, महीने काउंट करने हैं ना, तो नवंबर में तो 30 दिन होते हैं। तो मतलब 30/11 से जब तक हमने पेमेंट की 15/12, जब तक हमने उनको पेमेंट की वहाँ तक का, दैट इज़ 30/11 से 15/12 मतलब 15 दिन। तो 15 दिन का इंटरेस्ट 6% से गवर्नमेंट देगी, तो मतलब 300 ×
6% इंटू 15/365, तो 0.74 रुपीज़ का इंटरेस्ट देगी प्लस 300 रुपये रिफंड देगी, तो टोटल गवर्नमेंट कितना देगी हमें? 300.74 रुपीज़ देगी। ये एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो, अच्छे से रट लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो तो बहुत ही सिंपल है, कुछ आपके मंथ्स के वो हैं, क्या बोलते हैं, कितने कितने मंथ होते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। देखो बहुत जल्दी हो जाएगा ये, पहले बस ये याद करो 1 मंथ 133 इन्फिनिटी और 23, 133 इन्फिनिटी और 23, 133 इन्फिनिटी और 23, ठीक है, इतना सा याद हुआ। अब देखो क्या लिखा क्या है, मैम ये तो बढ़ा दूँ, आप बस यही बढ़ा रहे हो, एग्ज़ाम में यही याद करने बच्चों, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं कि एसएससी क्या करेगा ना, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा विदिन 1 मंथ। जब आपको प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर आया ना, उसके क्योंकि उसको फाइनल असेसमेंट करनी है पीओ को, तो उसने बोला भाई 1 महीने में दे दियो, फाइनल असेसमेंट के लिए काम है बहुत सारा, 1 महीने में दे दियो। बट अब वो 1 महीने में नहीं कर पाया तो पीओ 3 महीने और दे सकता है उसको, या फिर एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर उसको और 3 महीने दे सकते हैं, या फिर कमिश्नर तो अनलिमिटेड टाइम दे सकता है कि भाई कभी भी आ तू एसएससी, हम तो तेरे नौकर हैं, तू कभी भी आ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन जमा करवा, बस। तो ये टाइम पीरियड होता है, एग्ज़ाम में आ सकता है एमसीक्यू में, तो 133 इन्फिनिटी, ठीक है। अब पीओ के पापा जी का राज तो नहीं है कि वो उसने बोला कि यार एसएससी तुझे तो 133 इन्फिनिटी टाइम मिला था, तो क्या मेरे को भी इन्फिनिटी मिलेगा? नहीं, तो इट्स नॉट अ पीओ का राज। तो पीओ को 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट, प्लस कमिश्नर उसको 3 महीने और दे सकता है कि चल पीओ तेरे पास ज़्यादा काम है, तो 3 महीने और ले ले। अब 2 महीने कहाँ से? 2 महीने फ्रॉम द रिसिट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम एसएससी, या तो एसएससी से सामान आ गया हो, या फिर कोई टेस्ट रिपोर्ट वगैरह उसने केमिकल टेस्ट वेस्ट कराया उसकी रिपोर्ट आ गई हो, वहाँ से 2 महीने में पीओ बोलेगा, बता देगा कि भाई फाइनल कितना होगा तुम्हारा, ठीक है, फाइनलाइज कर देगा प्रोविजनल असेसमेंट को, मतलब कि फाइनल असेसमेंट दे देगा। बट उसके पास टाइम कम है तो वो कमिश्नर से और टाइम मांग सकता है, बट मैक्सिमम कितने? 3 महीने मांग सकता है, ठीक है। तो इसमें सारे मंथ्स हैं, कुछ ईयर नहीं है, 1 मंथ 3 मंथ 3 मंथ इन्फिनिटी, 2 मंथ 3 मंथ, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 19, इसका भी एमसीक्यू आता है, और बस ख़त्म, 10 मिनट्स का और है, बस ख़त्म। लेट्स स्टार्ट सेक्शन 19। वैसे तो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ईजी है तो पढ़ लेते हैं फटाक से, मे बी एमसीक्यूज़ में आ जाए तो नहीं छोड़ना है हमको। तो देखो इसमें पहले केस 1 देखो आपके पास ना ABCDG 5 गुड्स हैं जिनकी वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है। अब यार उनकी रेट ऑफ ड्यूटी तो अलग अलग है, किसी की 10% है, किसी की 15 है, किसी की 0 है, किसी की 50 है, किसी की 20 है। तो ये और 1 करोड़ पूरी वैल्यू है, मतलब कि अलग अलग नहीं दी हुई कि ए की 20,000 है, बी की 50,000 है। अगर ऐसी दी होती तो ए की 10,000 इंटू 10% तो निकल आती, रेट ड्यूटी निकल आती, बट नहीं दी हुई। अगर नहीं दी हुई तो हम कैसे करेंगे? तो हम हाईएस्ट रेट लगा देंगे। अगर बहुत सारे बंच ऑफ गुड्स एक साथ दिए हुए हैं और उनकी ड्यूटी, मतलब उनका जो प्राइस है, उनकी जो वैल्यू है वो अलग अलग नहीं दी, तो हम क्या करेंगे? हम हाईएस्ट रेट लगा देंगे। तो उसमें से हाईएस्ट रेट कौन सा है? 50% है। तो 1 करोड़ का 50% दैट इज़ 50 लाख हमारी होगी ड्यूटी, ठीक है। अगर जो ये परसेंटेज में होती है ना ड्यूटीज़, इसे बोलते हैं हम एड वैलोरम ड्यूटी, ठीक है। अब देखो केस 2 देखो, केस 1 सेम है, केस 1 वाला ही है, बट इसमें क्या है ना, सी और डी की वैल्यू दी हुई है। क्योंकि सी और डी की वैल्यू दी हुई है तो सी पे 30 लाख का नील लग जाएगा रेट, और डी पे 10 लाख का 50% लग जाएगा। और जो बाकी बच गया, मतलब 1 करोड़ में से 40 लाख पे तो लग गया, जो बच गया उसमें मतलब 60 लाख बच गया, 60 लाख में से जो भी हाईएस्ट है, तो अब कौन सा हाईएस्ट है? 20% हाईएस्ट है। नील और 50% को तो साइड कर दो, अब 20% हाईएस्ट है ना। अब याद रखना हाईएस्ट आउट ऑफ ABG वाला देखेंगे, ABG वाला देखेंगे। अभी इसमें ABCDG पूरा नहीं देखेंगे, पूरे का हाईएस्ट नहीं देखेंगे, इसमें जो जो बच गए ना उसके हाईएस्ट देखेंगे और उतना ड्यूटी लग जाएगी, और इसकी टोटल ड्यूटी आ गई आपकी 17 लाख। ओके, अब देखो केस 3। केस 3 अगर इसमें पर यूनिट दी हुई है ना रेट ऑफ ड्यूटी, तो उसको कहते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी। तो देखो एक क्वांटिटी पी की, एक क्वांटिटी क्यू की, आर की, एस की, सबकी एक एक है, ठीक है, और टोटल वैल्यू 1 लाख है। तो कैसे आएगी? देखो पहले की पर यूनिट दी हुआ है, मतलब एक क्वांटिटी है तो मतलब 3,000 ले लो,
फिर 6,000 ले लो, फिर नील ले लो, फिर 10,000 ले लो, फिर 20,000 ले लो। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है ना, वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। ड्यूटी निकालने के लिए वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कितने की वैल्यू है, 1 लाख की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी थी और पर यूनिट रेट ऑफ ड्यूटी दे रखा था, तो उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उसमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। अब केस 4, अब इसमें क्या है, इसमें 2 तो आपको पर यूनिट दिया हुआ है, स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो आपने स्पेसिफिक देख ली, ठीक है। अब बाकी क्या दिया हुआ है, बाकी दिया हुआ है आपको एड वैलोरम ड्यूटी, मतलब रेट दिए हुए हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, अब कंबाइन वैल्यू 50 लाख दी हुई है, तो अब पी और क्यू की वैल्यू आप कैसे साइड करोगे, क्योंकि पी और क्यू की वैल्यू के तो हम पर यूनिट ले रहे हैं, है ना। तो ये कैसे साइड होता है, तो ये ऐसे नहीं होगा। ये वाला जो केस है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूएशन रूल्स लगा के पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वैल्यूएशन रूल्स हमारे सिलेबस में अगर हैं भी तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो यू कैन इग्नोर देम। तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है। और अगर वैल्यूएशन रूल्स इंपॉर्टेंट हुए, आई विल डू इट इन नेक्स्ट लाइक प्रेजेंटेशन, मैं उसमें करा दूंगी आपको। ओके, आई विल मेक यू गाइज डू ऑल दैट। ओके, सो वैल्यूएशन रूल्स वैसे मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब ना ये तो हुआ मेन गुड्स का, अब एक है पार्ट्स एंड एक्सेसरीज़ का। तो देखो क्या, देखो अगर नॉर्मल पार्ट्स हैं, एक होते हैं अनवांटेड बोल सकते हैं, या फिर एक्सटेंडेड पार्ट्स होते हैं। मतलब सो फॉर एग्जांपल नॉर्मल पार्ट मतलब कि एक कार के साथ अगर एक टायर इंपोर्ट हो रहा है, कार की ड्यूटी है 10% और टायर की है 20%, तो कंबाइन वैल्यू 1 करोड़ है। तो आप बड़ी चीज़ क्या है, अब मेन आप कार इंपोर्ट कर रहे हो, टायर कार कर रहे हो ना, तो 10% की रेट से लगा दो ड्यूटी, ठीक है। बट अगर एक कार के साथ 20 टायर, भाई 20 टायर का करोगे क्या, इसका मतलब तुम टायर अलग से बेचोगे। एक कार के साथ 20 टायर ला रहे हो, तो इसमें क्या करोगे आप, पूरे 1 करोड़ पे हाईएस्ट वैल्यू लग जाएगी, हाईएस्ट ड्यूटी लग जाएगी। 1 करोड़ पे 20% लग जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कार पे 10%, टायर पे 20% नहीं। अगर आपने गवर्नमेंट को बनाया तो वो आपको हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट ड्यूटी लगा देंगे, हाईएस्ट रेट लगा देंगे। तो यहाँ पे 1 करोड़ पे पूरे पे 20% लगेगा रेट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। बस इतना ही है इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वाली प्रेजेंटेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगी। डू गिव मी रिव्यूज़, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं ना क्वेश्चंस भी सॉल्व करा रही हूँ साथ साथ, तो इवन क्वेश्चन की चीज़ें भी मैं लिखती हूँ इधर बैठ के। तो नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है एक्चुअली, क्योंकि मैं इसको हैंड रिटन मतलब खुद से टाइपिंग कर रही हूँ ये सब। तो और ये सब मैं अपने नोट्स में से कुछ क्लिप्स लगा रही हूँ, सो दैट जो मैंने ईजी की हुई हैं चीज़ें वो आपके लिए भी ईजी हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको 1 या 2 डेज़ में मिल जाएगी। तो और साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी, जो भी मेरे पास क्वेश्चन बुक है जो भी है वो भी डालूंगी क्वेश्चन साथ साथ, सो दैट आपके लिए बहुत इजी हो जाए क्वेश्चंस भी करना, और ये फुल फ्लेज्ड एक वीडियो बन जाए। ऐसा ना हो कि सिर्फ थोड़ा नहीं, जैसे मैंने क्वेश्चन डाला केस 1 केस 2 ये क्वेश्चन से, सो आप ये कर लेंगे तो आप क्वेश्चन ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं तो बोलती हूँ फुल फ्लैश अपना 100% दो, 100% दो, आपका हो जाएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। ओके, बाय बाय।